Hello, my dear students. In this video, we are going to discuss chapter 6 of class 11th Commerce, TS Gujarat Board Economics. The name of the chapter is Market. Before we proceed ahead, do help me achieve 1K subscribers. I would be very grateful for that. If you like the content, do share it and like us, subscribers, we want more. Thank you. Let's proceed with this chapter. So, first page of this chapter shows, as usual, the contents that we are going to study in this chapter. Moving on the introduction part, generally the place where to be very clear what is a market. मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप कमोडिटीज और सर्विसेज को परचेज और सेल कर सकते हैं, उस जगह को हम मार्केट कहते हैं। ये कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा वाइड है। मीनिंग ऑफ मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पर किस लिए आते हैं? फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस जगह को हम बोलेंगे मार्केट। प्रोफेसर सैमुअल के हिसाब से मार्केट एक फंक्शनल सिस्टम है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं और गुड्स और सर्विसेज का क्वांटिटी भी डिसाइड करते हैं। मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं। कोई भी मार्केट को अगर एग्जिस्ट करना है तो सबसे जरूरी बात क्या है कि उसमें बायर्स और सेलर्स होने चाहिए। परपेचुअल एक्सचेंज होता है यहाँ पर, यानी हम अपनी मर्जी से एक्सचेंज करते हैं किसी भी चीज को। गुड्स और सर्विसेज के बदले में हम अपने प्राइस को वहां पर चार्ज करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये सेलर्स को प्रॉफिट देता है और बायर्स को सेटिस्फेक्शन देता है प्रोडक्ट में से। गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सबसे पहले जरूरी चीज क्या है? परचेज या बाय या सेल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का होना जरूरी है। तो जो भी मार्केट होगा जहां पर कोई भी मार्केट है तो वहां पर गुड्स और सर्विसेज होंगे, उनकी डिमांड भी होगी, उनकी जरूरत भी होगी। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो प्रोड्यूसर्स और सेलर्स इन प्रोडक्ट्स को और इन सर्विसेज को अलग अलग टाइप्स और फॉर्म्स में सेल करते हैं, बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं और ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। हालांकि बायर्स जो हैं इनको क्यों बाय करते हैं? ऑब्वियसली फॉर देयर सेटिस्फेक्शन। देन कम्स कॉन्टैक्ट। यहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं अलग अलग तरीके से। ये कांटेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डायरेक्ट मीन्स व्हाट? वेयर योर बायर एंड सेलर आर मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। प्रेजेंटली बायर और सेलर इनडायरेक्टली भी आते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। टेली शॉपिंग, जहाँ पर बायर खुद सारी सर्विसेज या सारी चीजों के बारे में सेलर पूछता है, किसके ऑर्डर करता है थ्रू अ टेलीफोन। और ऑनलाइन शॉपिंग में फॉर एग्जांपल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब से हम ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीद सकते हैं। देन कम्स प्राइस। आप जब भी वहां से कुछ भी खरीदने जाएंगे तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, ये प्राइस आप तय करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड और फैक्टर्स जो जो उसके सप्लाई के रिलेटेड हैं। ये प्राइस जो है ये डिमांड और सप्लाई दोनों पे डिपेंड करती है। और कैसी एबिलिटी है सेलर्स के, प्रोड्यूसर्स की या सेलर्स की उसको सप्लाई करने की, इस पे भी वो डिपेंड करती है। देन कम्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बायर के पास भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्लस सेलर के पास भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजंस वेरी वाइजली। परचेज के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, ये सब डिसीजंस लेने के लिए पहले आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। नाउ कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को हम क्लासिफाई करते हैं बहुत सारे तरीकों से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोकेशन की बात करें तो पहला आता है लोकल मार्केट, जो आपके आसपास लगता है। यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलती हैं जहाँ जो आपकी डेली नीड्स की होती हैं, ये हर आपको हर जगह पर मिल जाएंगी। ये रिस्पेक्टिव सिटी या विलेज तक ही लिमिटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एरिया है तो हमारे एरिया में ये एक पर्टिकुलर मार्केट है। एग्जांपल है मार्केट फॉर क्ले यूटेंसिल्स। देन कम्स रीजनल मार्केट। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है जो एक रीजन या स्टेट तक उसकी सर्विस लिमिटेड है, उसको बोलेंगे रीजनल मार्केट। इसका मतलब इसमें डाइवर्स मार्केट्स जो हैं स्टेट के अंदर पूरे के पूरे इसमें आ जाते हैं।
ये मार्केट अलग अलग रीजन में फैले हुए होते हैं। एग्जाम्पल है गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा में रीजनल मार्केट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है घड़ी ऑफ सूरत, रीजनल फिल्म्स, रीजनल बुक्स एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। मूविंग ऑन, नेशनल मार्केट ऐसा मार्केट जो पूरे नेशन वाइड को अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, वो होगा नेशनल मार्केट। ये मार्केट पूरे कंट्री में, पूरे नेशन में फैला हुआ होता है। एग्जाम्पल है डेयरी मार्केट, साड़ी मार्केट, हिंदी नॉवेल्स एक्सेट्रा। देन कम्स इंटरनेशनल मार्केट। इसकी लिमिट हमारे कंट्री के बाउंड्रीज तक नहीं रहती, सरहदों तक नहीं रहती। ये ग्लोबल मार्केट होता है, पूरे विश्व में ये काम करता है। ये सारे के सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट जितना जहां तक ये पहुंच सके वहां तक ये होता है। ये मार्केट जनरली हम इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल है मोबाइल फोन, इंग्लिश नॉवेल्स एक्सेट्रा। अब न्यू इन्वेंशंस के कारण, बेटर ट्रांसपोर्टेशन के कारण, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के कारण और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज के कारण ये मार्केट जो है आपका बहुत ज्यादा फैल गया है। इसमें तरक्की बहुत ज्यादा हो गई है। एट द सेम जो आइटम्स हैं, सर्विसेज हैं, इनको हम और अच्छे से पा सकते हैं यहाँ से। और साथ साथ में यही सेम आइटम्स हमको यहाँ से मिल जाती हैं, रीजनल से और नेशनल मार्केट से भी। देन कम्स मार्केट्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ये वाले जो हमने सारे पढ़े, ये सारे थे हमारे लोकेशन के बेस पे। क्वांटिटी के बेस पे अगर हम देखें तो दो ही मार्केट्स हैं, एक है होलसेल और एक है रिटेल। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप होलसेल मार्केट में जाएंगे। जब आपको वही प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में चाहिए तो आप रिटेल मार्केट में जाएंगे। वेरी सिंपली, होलसेलर्स और इनकी आपको एक चेन पता होगी। प्रोड्यूसर वो होता है जो सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाता है, फिर वो सेल करता है किसको, होलसेलर को। होलसेलर सेल करता है रिटेलर को और रिटेलर फाइनली दे देता है कस्टमर को। फाइन, तो ये हमारे कुछ इसके एक्स्ट्रा नॉलेजेस हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर सेलर होगा, होलसेल मार्केट में प्रोड्यूसर सेलर होगा और होलसेलर बायर होगा। जबकि यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, होलसेलर सेलर होगा और आपका रिटेलर बायर होगा। मूविंग ऑन, मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। कंपटीशन के बेस पे देखिए कौन कौन से मार्केट्स हैं। पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर तीन और आ जाते हैं, वो है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलाइजोपोली। तीनों को एक एक करके समझेंगे सबको। सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है कि आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स जो है ये एक आइडियल मार्केट है। आइडियल मार्केट मीन्स व्हाट, ये सबसे बढ़िया मार्केट है, बट नॉर्मली ये वर्ल्ड में रियल में देखा नहीं जाता। इट इज ओनली पॉसिबल थियोरिटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के सिवा ये प्रैक्टिकली ये मार्केट देखा नहीं जाता। इससे बहुत अच्छा एमसीक्यू बनता है। ये मार्केट रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इजीली हम हासिल नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में इस मार्केट की स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम बाकी के मार्केट्स को, इम्परफेक्ट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए पहले परफेक्ट की समझ होना जरूरी है। और ये जो है हमको हेल्प करता है कि हम इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो बिहेवियर है किसका, बाकी के मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या ओलाइजोपोली, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ सकते हैं एक बार हम इसको समझ गए तो। परफेक्ट कंपटीशन की कुछ डेफिनेशंस हैं अलग अलग लोगों के हिसाब से। मिसेस रॉबिन्सन हमसे कह रही हैं परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है जब डिमांड of a product and producer totally depends on its price। यानी कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड और प्रोड्यूसर दोनों प्राइस पे डिपेंड करते हो तो उसको अपने क्या बोल देंगे, परफेक्ट कंपटीशन। प्रोफेसर लेफ्टविच के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जहां पर बहुत सारी फर्म्स होती हैं, वो सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। कोई भी फर्म ऐसी नहीं होती जो आपकी लार्जली लार्ज हो इतनी ज्यादा कि वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस यानी असर दे पाए। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म आपके मार्केट को ऊपर नीचे, मार्केट के प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकती है। नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर सबसे पहले आपके एंड न्यूमरस नंबर्स एंड बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। आप जितने चाहो उतने बायर्स आएंगे, जितने चाहो उतने सेलर्स आएंगे, जितने चाहो उतने जाएंगे, जितने चाहो उतने सेलर्स भी चले जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मार्केट को मोनोपोलाइज कर पाए, यानी अपनी एक हुकूमत चला पाए। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, ना ही कोई मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर मान लो हम बोलें कोई भी वीट फार्म है
जो चाहता है कि अगर उसका प्रोडक्शन वीट का बढ़ गया या कम हो गया, अगर वो चाहे कि प्रोडक्शन ऑफ वीट को वो इफेक्ट करे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो अकेला वीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत से लोग हैं जो वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बहुत से लोग उसकी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, मिल के भी नहीं कर सकते। सिमिलरली बायर्स भी यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। अगर कोई बायर एक चाहे कि मुझे ये चीज कम दाम पे मिल जाए, तो वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे के सारे सेलर्स एक ही प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं। मूविंग ऑन, सेकंड नंबर है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। हर एक सेलर सेम टू सेम प्रोडक्ट्स बेच रहा है यहाँ पर। उनके फीचर्स सिमिलर होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं। उनका फॉर्म एक जैसा होता है, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी एक्सेट्रा, ऑल द थिंग्स विल बी सेम ओनली। ये प्रोडक्ट्स जो हैं एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, और यहाँ पर आप इसीलिए इनके प्राइजेस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। इस मार्केट में प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स और सेलर्स उनके अलग अलग प्राइजेस सेट नहीं कर सकते, और ना और बायर्स को भी रेडिली वो प्राइजेस पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट कम्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री और एग्जिट के ऊपर। जब फर्म को हाई प्रॉफिट मिलता है, तो जो है न्यू फर्म रेडी फ्री होती है, वो मार्केट में एंटर कर सकती है। जब उसका हाई प्रॉफिट होगा तो वो वहीं स्टे करेगी, जब उसका लॉस हो जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे, तो वो एग्जिट भी कर सकती है। ये फ्री एंट्री और एग्जिट जो है, ये टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए देखा जाता है। यहाँ पर बहुत जल्दी लोग आते हैं, बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। बहुत कम टाइम के लिए फर्म जो है मार्केट में एंटर करती है, और अट्रैक्ट हो जाती है प्रॉफिट से, फिर एग्जिट कर जाती है जब लॉसेस हो जाते हैं। वेरी सिंपल है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। यहाँ पर प्रोड्यूसर, बायर, सेलर, हर किसी को कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, एक्सेट्रा, सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। ये जो प्रोड्यूसर्स और सेलर्स हैं, इनके पास नॉलेज होना चाहिए कि क्या डिमांड चल रहा है इस समय। अगर उनको ये चीजों का पता नहीं कि प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, आइडेंटिकल या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उनके क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली बायर्स को भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का और प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कौन कौन से सेलर्स हैं। सिमिलरली इन सब के पास ये सारे नॉलेजेस होने चाहिए कि आसपास में क्या क्या चीजें बिक रही हैं, किस प्राइस पे बिक रही हैं। नेक्स्ट कम्स मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी ऑल नो देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मोबिलिटी का मतलब क्या है? इनकी अवेलेबिलिटी। मोबिलिटी, यहाँ पर सबकी प्राइस सबकी सेम है, और इसीलिए प्राइस यानी उनको बनाने के लिए भी खर्चा भी सेम ही लगता है, और वो इसीलिए सेम लगता है क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बड़े इजीली उनको अवेलेबल होते हैं। बट अगर हम रियल लाइफ में बात करें, तो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल नहीं होते। देन कम्स नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर जहाँ जो चीज बनती है वहीं पर बिक जाती है। परफेक्ट कंपटीशन में जहां पर आप एज अ प्रोड्यूसर आप उस चीज को अगर बना रहे हैं, तो उसी जगह पर आप उसको बेच भी सकते हैं। अगेन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको उसको बड़े पैमाने पे करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन करना तो पड़ेगा। अब ये एक मार्केट पूरा हो गया, वो था आपका परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट मार्केट जो आता है वो है आपका मोनोपोली। मोनोपोली का इन्होंने एक सिंपली दो वर्ड्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया है। वो दो वर्ड्स हैं, मोनोस और दूसरा है आपका पॉली पॉलिन। ठीक है, मोनोस का मतलब है सिंगल, पॉलिन का मतलब है सेलर। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पर एक सिंगल सेलर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी की चलती है यहाँ पर। ओनली मार्केट हैविंग ओनली वन सेलर इज नोन एज मोनोपोली मार्केट। इसकी डेफिनेशन देखो, प्रोफेसर चैम्बरलिन बोलते हैं, जब प्रोडक्ट का सप्लाई सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल करता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। सिंगल एंटरप्राइज जब कंट्रोल करेगा तो मोनोपोली हो जाएगा। प्रोफेसर स्टिगलर आपको कहते हैं ओनली वन एंटरप्राइज इज द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। अब अगर आपने सिंपली देखो परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए, तो इनको जानना बहुत इजी हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में न्यूमरस सेलर्स और बायर्स थे। यहाँ पर ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर होगा, न्यूमरस बायर्स होंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा फर्क है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक ही सेलर यहाँ प्रोड्यूसर होता है, वही मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल करता है, वही प्राइस को कंट्रोल करता है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता। और दूसरी बात, यहाँ पर बायर्स तो जाहिर सी बात है बहुत सारे होंगे ही होंगे।
फिर दूसरा आ जाता है एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पर कोई भी आपके जैसी चीजों को नहीं बना सकता। यहाँ बायर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ करके किसी और का प्रोडक्ट जाके खरीदेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब हम सबको पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट मीन्स व्हाट? हमारे प्रोडक्ट को अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो दूसरे का प्रोडक्ट खरीद के भी काम चल जाएगा, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। बट ऐसा यहाँ पर होता ही नहीं है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का एब्सेंस होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पर नहीं मिलते आपको, एकदम सेम टू सेम आपको नहीं मिलेगा। सिमिलर प्रोडक्ट आपको अवेलेबल ही नहीं होगा यहाँ पर। एग्जाम्पल है, जब आप रेलवे टिकट खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी टाइम के लिए कंपनी के लिए, तो और कोई भी लोकेशन के लिए, इंडिया में रेलवेज की मोनोपोली है। अगर आपको रेलवेज के थ्रू जाना है तो आईआरसीटीसी से ही जाना है। इंडियन रेलवे ही आपका मोनोपोली कर रहा है रेलवे में। तो यहाँ पर इसका क्लोज ऑल्टरनेटिव मिलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या, मुमकिन ही नहीं है। देन कम्स रेस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। अब सिंपल सी एक बात है, अगर एक ही फॉर्म यहाँ पर काम कर सकती है तो यहाँ पर दूसरी फॉर्म के आने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो उसके आने के लिए ऊपर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। अगर मान लो कोई दूसरा आ गया तो मोनोपोली एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर आना बहुत डिफिकल्ट है, बाहर जाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो किसी और की एंट्री हो जाएगी, पर वो एक ही इंसान होगा जो वापस एंट्री ले पाएगा। अगर हम बोलें कि यहाँ पर मोनोपोली के अंदर सुपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, दूसरी फर्म्स इजीली एंटर नहीं कर सकती। मोनोपोली सबको रेस्ट्रिक्शन में डाल देती है। फॉर एग्जांपल इन नेचुरल लॉ, स्किल्स और एक्सपीरियंस, सबके पास ये सब नहीं होता। ठीक है, मूविंग ऑन, कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स। यहाँ पर क्योंकि एक ही आपकी कंपनी है तो उसका पूरा कंट्रोल होता है, प्राइस पर भी और सेल्स पर भी। ये सप्लाई को भी कंट्रोल करते हैं, प्राइस को भी कंट्रोल करते हैं और सेल्स को भी कंट्रोल करते हैं। ये आपका लेस यूनिट सेल करना है, अगर वो लेस यूनिट सेल करता है तो उनको हाई प्राइस मिलता है। अगर उनके पास मोर यूनिट सेल करने के लिए है तो उनको लोअर प्राइस सेट करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। आप सिंपली अगर कभी देखना किसी सीजन में अगर टमाटर कम पैदा होंगे तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कम सप्लाई में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इस मार्केट में, मोनोपोली में, प्रोड्यूसर और सेलर एक ही होता है और इसीलिए उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता है। नॉर्मली हम बोलते हैं ना, प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल करता है, फिर उसको वो रिटेलर को सेल करता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर का, होलसेलर का, रिटेलर का, सबका मुनाफा एक ही इंसान को मिलता है, क्योंकि प्रोड्यूसर और सेलर एक ही इंसान है। ठीक है, देन कम्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो किसी भी प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट का वो कोई भी प्राइस लगा सकता है कोई भी कस्टमर के सामने, क्योंकि उसको पता है सामने वाले को इस प्राइस पे उसको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, फर्म इज इंडस्ट्री। यहाँ पर जो आपकी फर्म है वही आपकी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है फिनिश्ड गुड्स में, और फर्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उस फिनिश्ड गुड्स को सेल किया जाता है। तो यहाँ पर हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट भी कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में और उसी को हम सेल भी यहीं पर कर दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री भी वही हो गई, फर्म भी वही हो गई। नेक्स्ट कम्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में रियली में अगर हम सच में बात करें तो ना ही कोई मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता है और ना ही वो मोनोपोली होता है। प्योरली मोनोपोली भी कोई नहीं होता, प्योरली परफेक्ट कंपटीशन भी कोई नहीं होता। इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलेंगे कि इसका नाम हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक पार्शियल मोनोपोली होता है, पार्शियल परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसको हम नाम दे देंगे मोनोपोलिस्टिक। इसके भी दो डेफिनेशंस दिए गए हैं। सबसे पहला प्रोफेसर चैम्बरलिन हमको दे रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मोनोपोली जहां पर आपके रहेंगे उनको हम बोल देंगे मोनोपोलिस्टिक, दोनों जहां पर रहेंगे वहां पर। दूसरा है आपका श्रीमती रॉबिन्सन हमको बता रही हैं। श्रीमती रॉबिन्सन के हिसाब से कोई फर्म मोनोपोली भी एस्टेब्लिश कर दे, साथ साथ में compete भी करे दूसरों के साथ, उस मार्केट को हम बोलेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक की ही। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेलर्स होंगे, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स जरूर होंगे, लेकिन सेलर्स का नंबर लिमिटेड होगा, क्योंकि वो साथ में compete भी कर रहे हैं, मोनोपोली भी कर रहे हैं। ये न्यूमरस सेलर्स जो हैं, न्यूमरस सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर्स होते हैं। इसका मतलब ना ही न्यूमरस होंगे, एंडलेस नंबर ऑफ सेलर नहीं होंगे, और ना ही कोई एक होगा,
बीच की बात हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो कंपटीशन का होना यहाँ पर जरूरी है और इसीलिए एक से ज्यादा सेलर्स का होना भी जरूरी है। ये बायर्स क्योंकि ज्यादा हैं, इसीलिए ये अलग अकेले मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ये ग्रुप्स बना लें तो ये मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और साथ साथ में अकेले ये प्राइस को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि इन सब के प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। जो ये प्रोड्यूस करेंगे उन सब का एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन जरूर होगा। उनका फॉर्म अलग होगा, क्वालिटी अलग होगी, उनका नेचर अलग होगा, सब अलग अलग होगा, आइडेंटिकल नहीं होंगे यहाँ पर। मूविंग ऑन, ये प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर्स है ना, तो माइनर डिफरेंसेस सारे प्रोडक्ट्स में होना लाजमी है। अब ये कौन कौन से टर्म्स में हो सकते हैं? फॉर्म, फ्रेग्रेंस, टेस्ट, शेप, वेट एंड क्वालिटी। और इस वजह से ये प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। देन कम्स, यहाँ पर भी फ्री एंट्री और एग्जिट है फॉर्म्स की, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब प्रॉफिट अर्न करें तब आप आए या रहें वहां पर, जब आपको लगे कि आपकी फर्म लॉस सफर कर रही है तब आप सीधे सीधे एग्जिट ले सकते हैं। देन कम सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग है सिंपली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। जब भी आप ऐसे किसी मार्केट में जाते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करना पड़ता है, और वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा यहाँ पर होता है, मोनोपोलिस्टिक में होता है। टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स यू हैव टू बेयर सर्टेन सेलिंग कॉस्ट, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। देन कम्स कंपटीशन अदर देन प्राइस। यहाँ पर सिर्फ प्राइस का कंपटीशन ही नहीं होता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्राइजेस तो लो रखने हैं ही हैं, बट साथ साथ में आपको बेटर क्वालिटी भी प्रोवाइड करना है ताकि कस्टमर्स आके आपका प्रोडक्ट खरीद के जाएं। मूविंग ऑन, इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट। बायर्स और सेलर्स दोनों के पास मार्केट का पूरा नॉलेज यहाँ पर नहीं होता। रियल लाइफ में उनके पास ये नॉलेज पूरा नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता आसपास में कौन कौन से आइडेंटिकल या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता प्राइजेस हाई हैं कि लो हैं। सब एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं, बट पूरा नॉलेज किसी के पास भी नहीं होता। लास्ट मार्केट है आपका, वो है आपका ओलाइजोपोली। ओलाइजो में भी दो ग्रीक वर्ड्स आते हैं, एक है ओलाइजो यानी कि फ्यू, और पोलिन मतलब एज वी ऑल नो सेलर्स। ओलाइजो पोली का मतलब हो जाएगा आपका हैविंग फ्यू प्रोड्यूसर्स, बहुत कम प्रोड्यूसर्स यहाँ पर होंगे। ओलाइजोपोली में अगेन आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं, और यहाँ पर एक्सट्रीम कंपटीशन होता है, सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें होता है आपका। ओलाइजोपोली की भी डेफिनेशंस हैं दो। प्रोफेसर स्टिगलर हमको कहते हैं ओलाइजोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर फर्म अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है, और किस हिसाब से पॉलिसी डिसाइड होती है? अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर। आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी पॉलिसी बदल जाएगी। प्रोफेसर सैम बाउमोल हमको कह रहे हैं कि ओलाइजोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर भले सेलर्स कम हैं, लेकिन टोटल लेस सेलर्स में से बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जो आपके प्राइस को अफेक्ट भी कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स। बायर्स तो हर जगह न्यूमरस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सेलर्स थोड़े कम होंगे। नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पर लिमिटेड हैं आपके, और इसका रेंज है 2 टू लेस देन 10 और 20। 2 से लेके 20 तक यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स हो सकते हैं आपके, और इसीलिए सेलर्स का मोनोपोली होना यहाँ पर बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि बहुत कम सेलर्स हैं, लेकिन फिर भी सेलर्स का बहुत कम सेलर्स का मोनोपोली यहाँ होता है। नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, और इसीलिए इंडिविजुअल बायर भी यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, नेग्लिजिबल है वो, और इसीलिए वो मार्केट प्राइस को भी अफेक्ट नहीं कर सकता। फिर आता है सिमिलर और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स। आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर देखेंगे सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे के। देन कम्स एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट जो है फ्री भी है, या तो हम बोल सकते हैं रेगुलेटेड भी है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ओलाइजोपोली। फाइन, इसको अगर ध्यान से समझें, फ्री जो है, अगर मान लो फ्री ओलाइजोपोली है तो उसमें फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होगी, और जहां पर ओलाइजोपोली रेस्ट्रिक्टेड है तो वहां पर एंट्री और एग्जिट भी आपकी रेगुलेटेड होगी। रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, रेगुलेटेड, यानी उस पर ध्यान रखा जाएगा क्यों एंट्री हो रही है। एंट्री हो रही है तो वो काबिल है कि नहीं है, और एग्जिट क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो ही एग्जिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मूविंग ऑन, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट जो है, यहाँ पर भी आपको सेल करने के लिए कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है। एग्जाम्पल है आपका पैकिंग का चार्जेस, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव दिखाइए,
ट्रांसपोर्टेशन, आप कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं, शोरूम के एक्सपेंसेस बेयर करेंगे, ये सारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपके इसमें आती है। सेलिंग कॉस्ट में कभी भी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस नहीं आते, ये ध्यान रखना है। प्रोडक्शन हो गया प्रोडक्ट का, उसके बाद उसको चमचमाता हुआ दिखाना है आपके कस्टमर को, उसको हम बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट। ओलाइजोपोली में सबसे ज्यादा आपका कंपटीशन होता है, और इसीलिए सेलिंग कॉस्ट आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सेलर ट्राई करता है कि वो उनको अट्रैक्ट करे, और इसीलिए अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिटी देने के लिए उसको सेलिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड पे आता है आपका इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस यानी यहाँ पर जो आपके सेलर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, ये बहुत कम है, और इसीलिए ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। फाइन, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, एक दूसरे को क्वालिटी के बारे में वो लोग बताते हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं उसके बारे में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एग्जांपल है टेलीविजन, कार, इन सब के प्रोड्यूसर्स और सेलर्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं वो। और फाइनली आता है प्राइस स्टिकीनेस यानी किंग डिमांड कर्व। ये लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है समझने में, लेकिन ये बहुत इजी है। अगर आप एक बार इसके ग्राफ को देखें ना, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी देखिए और डिमांड ऑफ कमोडिटी देखिए। ये आपका प्राइस है और ये आपका डिमांड है। जैसे जैसे आप अपने प्राइस को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, आपका डिमांड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आपका प्राइस घटते चला जाएगा वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ते चला जाएगा। ये बात हमको पहले से भी पता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर प्रोडक्ट आपका नॉमिनल लेवल पे रहता है, इससे ज्यादा आप प्राइस को गिरा नहीं सकते। जैसे ये आप एक पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं इस किंग को, इससे ज्यादा आप अपने प्राइस को नहीं गिरा सकते, बट अगर आप अपने डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्राइस को गिराना पड़ेगा। ठीक है, वेरी सिंपल, ये इस ग्राफ के द्वारा हमको ये कहना चाह रहे हैं। इस पॉइंट के बाद, ये जो किंग है, इसके बाद प्राइस को घटाना इम्पॉसिबल हो जाता है, बट फिर भी कई लोग लॉसेस बेयर करके भी अपने डिमांड को बढ़ाते हैं, ताकि आगे चल के उनके प्रोडक्ट का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मार्केट में उनका गुडविल बढ़े, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। फाइन, on this note we are on the end of our chapter. If you liked this video, do share this, subscribe this channel, and give your likes. If you have any doubt, ask in the comment section. You have my email ID over here. You can also ask any doubts on this email ID as well. Thank you so much for your patient hearing.